हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और रोज की तरह आज भी हम लोग करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का एग्जाम जो 28 और 29 अक्टूबर को होना तय हुआ है। उसके लिए 30 प्रश्न जीके के। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हम लोग रोज इस क्लास में 30 प्रश्न जीके के करते हैं, जिसमें हम लोग इन सभी 30 प्रश्नों को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं। तो एक क्लास में हम लोग लगभग 30 से लेकर 50 प्रश्न कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, उनसे कहिएगा कि उन्हें अगर अच्छा लगे तो वो इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो भी अपने दोस्तों में जो है शेयर करें। तो आज की क्लास में पहला प्रश्न है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वो 269 ईस्वी से लेकर 645 तक ईस्वी तक भारत में रहा था और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और भारतीय समाज और अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन भी किया है। तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन। अब देखिए इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, इसमें इसके नाम में भी हा है, आया किसके? हर्षवर्धन के, दोनों के नाम में हा है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के। प्रश्न नंबर 2 है कि किसे कलंदर कहा जाता था। प्रश्न में पूछ रहा है कि आपको जो बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां 4 बादशाहों के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है किसे कलंदर कहा जाता था। तो कलंदर बाबर को कहा जाता था। बाबर जो थे वो भारत पर आक्रमण करने वाले एक कौन थे? तुर्क आक्रमणकारी थे। उसका इतिहास प्रसिद्ध युद्ध पानीपत का युद्ध था, जिसकी विजय के उपलक्ष्य में उसने काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था और उसकी इस उदारता के कारण ही उसे कलंदर कहा जाता था। अगला प्रश्न नंबर 3 है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 4 है, जेजाक भुक्ति का पुराना नाम क्या है? तो जेजाक भुक्ति का पुराना नाम क्या है? बुंदेलखंड। इसे एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? झिझौती। तो जो है जेजाक भुक्ति है, झिझौती आपसे पूछा जाए तो बुंदेलखंड का ही पुराना नाम है। प्रश्न नंबर 5 है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? वो करवाया था नरसिंह वर्मन ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। प्रश्न नंबर 6 है, अब देखिए जैसे मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ प्लासी, पानीपत, तालीकोटा, तराइन, ये सब का युद्ध क्या इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार आप लोग को पढ़ा भी चुकी हूँ। तो उसी से रिलेटेड देखिए प्रश्न फिर आ गया कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून सन 1757 ईस्वी को नादिया जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था। क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 1757। अगला प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है कि पंचशील का नारा किसने दिया? पंचशील का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कब दिया था? 1954 में दिया था, जो बाद में एक तरह का सिद्धांत बन गया। पंचशील सिद्धांत जो था वो भारत और चीन के बीच संपन्न विदेश नीति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और पंचशील सिद्धांतों को आधारभूत प्रवृत्ति मानते हुए भारत और चीन ने मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। प्रश्न नंबर 8 है, किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? लोकनायक के रूप में किसको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। पिछली प्रैक्टिस सेट में हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। अगला प्रश्न नंबर 9, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है विनोबा भावे को। विनोबा भावे को क्या माना जाता है? भूदान आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। भूदान आंदोलन का उद्देश्य देखिए अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था और भूदान आंदोलन की शुरुआत वर्तमान तेलंगाना की पोचमपल्ली से की गई थी। अगर प्रश्न पूछ ले कि इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, तो जो है पोचमपल्ली से की गई थी, तेलंगाना राज्य में जो है। प्रश्न नंबर 10 है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया?
तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर जो है बहुत ज़्यादा बल दिया था। अगला है प्रश्न नंबर 11, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? स्लेट, संगमरमर, सेल या फिर ग्रेनाइट। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अवसादी शैल का उदाहरण क्या है? सेल है। प्रश्न नंबर 13 है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव कैसी होती है? सूर्य से दूर होती है। क्या आपका सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो भ्रंश से संबंधित ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? संपनति, नतिलम घाटी, हॉकबैक या फिर ग्राबेन। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ग्राबेन, ये क्या है? ये एक भ्रंश घाटी है। तो भूपटल की जो भी भौगोलिक प्लेट्स हैं वो दबाव या तनाव के कारण संतुलन की अवस्था में नहीं रहती। तो जब भी प्लेटों में खिंचाव अधिक बढ़ जाता है अथवा शिलाओं पर दोनों जो है पार्श्व से पड़ा दबाव उनकी सहन शक्ति के बाहर होता है, तब क्या होता है, जो शिलाएं हैं उनके प्रभाव से विस्थापित हो जाती हैं या फिर टूट जाती हैं। तो जब एक ओर की शिलाएं नीचे या ऊपर चली जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 15। देखिए क्या पूछ रहा है, कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? अब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है कि गोबी जो है आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। प्रश्न नंबर 16 में पूछा जा रहा है, कौन सा भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता? बाह्य ऋणों का बजट अनुमान, भारत और विदेशों के बीच अंतरण, भारत IMF और विश्व बैंक के बीच अंतरण या फिर संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता, ऊपर के 3 आते हैं। तो क्या सही हो जाएगा? 16 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय हुआ है? कितना धन व्यय हुआ है पूछा जा रहा है छठी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए। तो वो खर्च हुआ है 300 करोड़। आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 18 पूछ रहा है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था? तो वो थी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई थी? ये 2006 में प्रारंभ हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर गांव से हुई और इसका नाम क्या रखा गया? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम रखा गया, जिसे अब हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि RBI की संस्तुति के आधार पर क्या बनाया गया है? भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति, रॉयल कमीशन, साइमन कमीशन या फिर नेहरू रिपोर्ट। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या बनाया गया है? रॉयल कमीशन बनाया गया है। प्रश्न नंबर 21 पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से क्या संबंधित है? भाग 3 है, जो कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक इसका वर्णन किया गया है। और ये कहां से लिए गए मौलिक अधिकार? अमेरिका से लिए गए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि कहां से लिए गए, तो ये अमेरिका से लिए गए। अगला है प्रश्न नंबर 22 की पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 73वां संशोधन किया गया था। प्रश्न नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो आपका कहाँ स्थित है? हेग में स्थित है। ये संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 में देखिए पूछा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? किसमें शामिल है? वो समवर्ती सूची में शामिल है। प्रश्न नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो इसमें आपका अनुच्छेद 51 जो है वो विदेश नीति से संबंधित है। अब देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत यानी जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो है डीपीएसपी कहते हैं, इनकी चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 4 में की गई है। और जिसका स्रोत कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेते हैं कि नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया? वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 51 में जो है विदेश नीति से संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 26 है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो जेली बनाने में पेक्टिन का प्रयोग किया जाता है। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है कि केसर प्राप्त किया जाता है। केसर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पुष्पवर्तिकाग्र से। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 24 पसलियां होती हैं। और वक्ष में जो है, देखिए हमारी पसलियों की कुल संख्या कितनी है? 24 है। और वक्ष में दोनों 12-12 करके होती हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तपेदिक, डिप्थीरिया, मियादी बुखार या फिर काली खांसी? तो ये किस रोग से बचाव करता है? आपका मियादी बुखार से बचाव करता है। अब अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न है कि यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये खराब दृष्टि वाले लोगों को भी दिखाई देता है, ये सुंदर दिखती हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? 30 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि इनकी तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। देखिए इस तरह हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपने आज बहुत सारे जो है नए प्रश्नों को सीखा होगा। तो हम आपसे मिलेंगे कल अपनी अगली क्लास में। तब तक आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। उसे कहिएगा कि वो भी अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम आपसे मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपनी तैयारी करते रहें। आप सभी को आपकी तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। नमस्कार।